पांचाल जीके जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में और पांचाल जीएस रिसर्च सेंटर में। इसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे लार ग्रंथियां, विशेष जो ग्रंथियां होती है उनके बारे में पढ़ती हैं। और जो ग्रंथियां होती है वो तीन प्रकार की होती है, लार ग्रंथियां, और दूसरी जो होती है वो यकृत ग्रंथि होती है, और तीसरी जो होती है अग्नाशय ग्रंथि होती है। तो यहाँ पर टॉपिक डालते हैं हम ग्रंथियां। ग्रंथियां जो होती है वो मुख्य तीन प्रकार की होती है। तो पहला जो प्रकार होता है वह होता है लार ग्रंथि। नंबर 2 जो होता है वह होता है अग्नाशय ग्रंथि। नंबर जो 3 होता है वह होता है यकृत ग्रंथि। तो यहाँ पर ग्रंथियों के जो मुख्य प्रकार है वो हो चुके हैं, और हम अब आगे देखेंगे कि लार ग्रंथियां क्या होती है। लार ग्रंथियां जो होती है वह भोजन में लार का स्रवण करती है, और लार का स्रवण करती है तो भोजन के द्वारा जो स्टार्च आता है उसका भी ये पाचन करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सर्वप्रथम लार ग्रंथियां। लार लार ग्रंथियों का प्रमुख जो कार्य होगा वो लार का स्रवण करना होता है। लार का स्रवण करना होता है। लार जो होती है वो लार क्या होती है, लार जो भोजन में आने वाले स्टार्च पदार्थ जो होते हैं उनका अवशोषण करती है या उसका बचाती है। लार द्वारा भोजन में उपस्थित स्टार्च का पाचन होता है। और लार का जो कार्य होता है वो मुंह को साफ रखना होता है। तो यहाँ पर लार ग्रंथियों के जो प्रमुख कार्य वो हो चुके हैं। और लार ग्रंथियों के अब 3 प्रकार होते हैं। तो लार ग्रंथियों के 3 प्रकार हम पढ़ते हैं, पहले आप इसे बता लीजिए। तो यहाँ पर जो लार ग्रंथियां होती है उसके 3 प्रकार होते हैं। लार ग्रंथियों के 3 भाग होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला जो भाग होता है वह कर्णपूर ग्रंथि होती है। दूसरा जो भाग होता है वो अधोजम होता है। तीसरा जो भाग होता है वो अधोजीवा होता है। तो कर्णपूर जो ग्रंथि होती है उसका जो प्रमुख कार्य होता है वो सीरम जो तरल होता है उसका स्रवण करना होता है। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि कर्णपूर जो ग्रंथि होती है उसके द्वारा किस पदार्थ या किस तरल का स्रवण किया जाता है। तो यहाँ पर सीरम तरल का स्रवण इसके द्वारा किया जाता है। दूसरी बात अधोजम का जो प्रमुख कार्य होता है वो श्लेष्मिक का मतलब जो श्लेष्मिक जो पदार्थ होता है उसका स्रवण करना होता है। श्लेष्मिक और श्लेष्मा में अंतर होता है। श्लेष्मिक का श्रवण करना। नंबर 3 पर आता है अधोजम, जिसका जो प्रमुख कार्य होता है वो श्लेष्मा का श्रवण करना होता है।
तो यहाँ पर लाल ग्रंथियों के जो 3 भाग होते हैं, पहला जो भाग होता है वो कांटू ग्रंथि होती है, दूसरा भाग अधोजम और तीसरा और जो सीरम तरल का स्रवण होता है। तो यहाँ पर ये हो चुका है और आप लाल ग्रंथियों के 3 भाग बताए देते हम, तो इसको ताल लीजिए आप और आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। अग्नाशय ग्रंथि क्या होती है, उसके कार्य क्या होते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का स्रवण करती है। एंजाइम के तौर पर ट्रिप्सिन और लाइपेज जैसे एंजाइमों को यह स्रवण करती है और हार्मोन्स के तौर पर यह इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन्स का स्रवण करती है। तो पहली बात ये हो गई कि अग्नाशय ग्रंथि हार्मोन व एंजाइम दोनों का स्रवण करती है। हार्मोन के तौर पर ये इंसुलिन हार्मोन व ग्लूकेगॉन हार्मोन हार्मोन का स्रवण करती है। तो इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्रवण करती है। इंसुलिन हार्मोन का जो क्या कार्य होता है कि रक्त में जो शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो इंसुलिन उसको कम करने का कार्य करती है और ग्लूकेगॉन मतलब इंसुलिन की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो इंसुलिन कम करता है उसको, शर्करा की मात्रा को। और कार्बोहाइड्रेट वसा व प्रोटीन का अवशोषण करती है। और एंजाइमों के तौर पर एमिलेज व ट्रिप्सिन जो हार्मोन होते हैं वो इसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं। तो यहाँ पर अग्नाशय ग्रंथि हार्मोन व एंजाइम दोनों का स्रवण करती है। हार्मोन के तौर पर इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्रवण करती है। कार्बोहाइड्रेट व वसा व प्रोटीन का अवशोषण करती है और एंजाइमों के तौर पर एमिलेज व ट्रिप्सिन यहाँ पर एंजाइमों का यह स्रवण करती है। तो इसको ताल लीजिए। तो यहाँ पर हम नंबर 3 पर देखते हैं यकृत ग्रंथि के बारे में। यकृत ग्रंथि से भी प्रश्न पूछा जाता है। आपके इस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह यकृत ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। नंबर दूसरी बात जो होती है इसका वजन जो होता है वो 1.2 kg से 1.5 kg तक होता है। इसका वजन हो गया। इसके बाद आती है इसमें सूक्ष्म पट्टिकाएं पाई जाती है जिन्हें यकृत पट्टिकाएं कहते हैं। सूक्ष्म पट्टिकाओं का जो मतलब इनका आकार तो सूक्ष्म होता है, ये साथ में ये करीब 1 लाख की संख्या में पाई जाती है। तो सूक्ष्म पट्टिकाओं
यकृत पट्टिकाएं कहते हैं। इसके द्वारा पीत रस का स्त्रवण किया जाता है। इसके द्वारा स्त्रवण होता है। तो यहाँ पर पीत रस का स्त्रवण इसके द्वारा होता है। और यहाँ पर एक चीज ध्यान देने योग्य है कि पीत रस का स्त्रवण यकृत द्वारा होता है और यह पीत रस जहां पर स्त्रवित होता है उसे पीताशय कहते हैं। तो इनपे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। और जो पीताशय है वो पीत वाहिका द्वारा, मतलब जो पीत रस है वो पीत वाहिका द्वारा पीताशय तक भेजा जाता है। पीत रस को यकृत वाहिनी द्वारा पीताशय तक पहुंचाया जाता है। पीत रस को यकृत वाहिनी के द्वारा पीताशय तक पहुंचाया जाता है और पीताशय नलिका द्वारा पीताशय नलिका द्वारा पीत रस को ग्रहणी में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर यकृत ग्रंथि के बारे में हो गया है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत ग्रंथि। इसका जो वजन होता है वो 1.2 kg से 1.5 kg तक हो सकता है। और इसके बारे में भी पूछा जाता है कि यकृत ग्रंथि का जो वजन होता है वो कितना होता है। और यहाँ पर सूक्ष्म पट्टिकाएं पाई जाती है जिन्हें यकृत पट्टिकाएं कहते हैं। इसके द्वारा पीत रस का स्त्रवण किया जाता है। पीत रस का स्त्रवण जहाँ पर किया जाएगा वहां पर यकृत ग्रंथि होगी। पीत रस को यकृत वाहिनी के द्वारा पीताशय में भेज दिया जाएगा और पीताशय नलिका द्वारा पीत रस को ग्रहणी तक भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर यकृत ग्रंथि के बारे में हो गया है। और अब हम पढ़ेंगे मतलब पाचन रस जो होता है वो किसके द्वारा स्त्रवित होता है, किन अंगों के द्वारा स्त्रवित होता है। और स्त्रवित एंजाइमों के बारे में भी पढ़ेंगे और स्त्रवित एंजाइमों का जो क्या कार्य होता है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो अभी देखते हैं हम लार ग्रंथियां किस प्रकार के एंजाइमों का स्त्रवण करती है और अग्नाशय ग्रंथि किस प्रकार का एंजाइम स्त्रवित करती है और उन एंजाइमों का क्या कार्य होता है। यहाँ पर हम सब कुछ देखेंगे। तो एक सारणी के द्वारा हम इन सभी को देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्रम संख्या पाचन रस स्त्रवित करने वाले अंग व ग्रंथियां और स्त्रवित एंजाइम इन ग्रंथियों के द्वारा किस प्रकार के एंजाइमों को स्त्रवित किया जाता है और उन एंजाइमों के द्वारा किस में बदला जाता है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं पहला नंबर लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां जो होती है उसके द्वारा टाइलिन व एमिलेज, टाइलिन व एमिलेज जो एंजाइम होता है उसका स्त्रवण करते हैं। टाइलिन जो एंजाइम होते हैं वो पॉलीसेकेराइड को छोटे पॉलीसेकेराइड में राइड में बदल देते हैं। वह एमिलेज जो एंजाइम होते हैं वो माल्टोज में बदल जाते हैं। पॉलीसेकेराइड को या तो माल्टोज में बदल देंगे या पॉलीसेकेराइड छोटे पॉलीसेकेराइड में बदल जाते हैं। तो नंबर 2 पर हम देखते हैं आमाशय। जठर रस स्त्रवित किया जाता है इसके द्वारा। आमाशय में किस प्रकार के एंजाइम स्त्रवित होते हैं। तो आमाशय में एमिलेज स्त्रवित किया जाता है इसके द्वारा। आमाशय में किस प्रकार के एंजाइम स्त्रवित होते हैं। तो आमाशय में
एमिलेज, ट्रिप्सिन, एमिलेज, ट्रिप्सिन, क्राइसोट्रिप्सिन, क्राइसोट्रिप्सिन। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि ये किसको किस में बदल देते हैं। तो यहाँ पर एमिलेज जो एंजाइम होता है वो स्टार्च को बदल देता है यहाँ पर पेप्टाइड में। माफ कीजिए, एमिलेज इसमें नहीं पाए जाते हैं। एमिलेज जो होते हैं वो अग्नाशय में पाए जाते हैं। एमिलेज अग्नाशय में पाए जाते हैं। अग्नाशय जो ग्रंथि होती है उसमें एमिलेज एंजाइम पाए जाते हैं। एमिलेज का जो कार्य होता है वो स्टार्च को माल्टोस में बदल देता है। वो ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। क्राइसोट्रिप्सिन जो होता है, क्राइसोट्रिप्सिन भी प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। नंबर 4 हम इसमें देखते हैं कि लाइपेज जो होता है, लाइपेज जो होता है वो वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है। वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो डीएनए और आरएनए में डीएनए और आरएनए को न्यूक्लाइड में बदल देता है। तो डीएनए और आरएनए न्यूक्लाइड में बदल देता है। तो यहाँ पर पाचन रस स्रावित करने वाले अंग या ग्रंथियां लाल ग्रंथियों के द्वारा टायलिन व एमिलेज का श्रवण किया जाता है और पॉलीसेकेराइड को छोटे पॉलीसेकेराइड और माल्टेज में बदल दिया जाता है। यहाँ पर अग्नाशय ग्रंथि होती है एमिलेज, जो एंजाइम स्रावित होता है वो स्टार्च को माल्टेज में बदल देता है। ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में होता है। और क्राइसोट्रिप्सिन जो होता है वो भी प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। लाइपेज जो होता है वो वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है। और न्यूक्लियस जो होता है वो डीएनए व आरएनए को न्यूक्लाइड में बदल देता है। नंबर 3 पर हम देखते हैं आमाशय जठररस। आमाशय और जठररस जो होता है वो पेप्सिन नामक एंजाइम का स्त्रवण करता है और रेनिन का भी स्त्रवण ये करता है। पेप्सिन जो होता है वो पेप्सोनोजन को पेप्टाइड में बदल देता है। पेप्सिन जो होता है वो पेप्सोनोजन को पेप्टाइड में बदलता है तथा प्रोटीन का भी पाचन करता है। तो यहाँ पर हम पेप्सोनोजन की जगह इसको प्रोटीन पेप्टाइड में बदल देता है। और जो रेनिन होता है वो रेनिन जो होता है वो केसिन को पैराकेसिन में बदल देता है। नंबर 4 पर हम देखते हैं आंत्रीय रस। आंतों के द्वारा जो रस स्रावित किए जाते हैं वो आंतरीय रस कहते हैं। आंतरीय रस द्वारा प्रमुखतः मोल्टेज स्रावित किए जाते हैं और इसके अलावा इसमें लैक्टेज जो होता है, लैक्टेज एंजाइम जो होता है वो भी स्रावित होता है। मोल्टेज एंजाइम के द्वारा मोल्टेज को ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। तो लैक्टेज जो होता है उसमें भी लैक्टोज को ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। ग्लूकोज में बदल जाएंगे तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आमाशय और जठररस के द्वारा पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम स्रावित होते हैं। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में, रेनिन जो होता है वो केसिन को पैराकेसिन में
और आंतरिक रस जो होते हैं उनके द्वारा मोल्टेज और लैक्टेज नामक एंजाइम स्रावित होते हैं। मोल्टेज जो होता है वो ग्लूकोज में बदल जाता है और लैक्टोज को ग्लूकोज में बदल देते हैं। नंबर 5 पर हम देखते हैं यकृत। यकृत के द्वारा क्या होता है? यकृत के द्वारा पीत लवण का स्त्रवण होता है। यकृत के द्वारा पीत लवण का स्त्रवण होता है और वसा जो होती है, वसा को वसी अम्ल में बदल देता है। तो यहाँ पर पाचन स्रावित वाले अंग स्रावित एंजाइम और कार्य हो चुके हैं और आगे हम कुछ प्रमुख एंजाइमों के बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं ट्रिप्सिन के बारे में। ट्रिप्सिन का जो प्रमुख कार्य होता है वो प्रोटीन का पाचन करना होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है तो इसको ध्यान देना। ट्रिप्सिन का जो प्रमुख कार्य होता है वो प्रोटीन का पाचन करना। दूसरी जो बात मस्तिष्क का, मस्तिष्क में जो ताप नियंत्रक केंद्र होता है, मस्तिष्क में जो ताप नियंत्रक केंद्र होता है वह हाइपोथैलेमस में पाया जाता है। तो मस्तिष्क के ताप नियंत्रक केंद्र हाइपोथैलेमस में होता है। यहाँ पर आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्षुद्रांत होता है। ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्षुद्रांत होता है तथा यकृत एवं मांसपेशियों में ग्लाइकोजन द्वारा ऊर्जा संग्रहित होती है। यकृत व मांसपेशियों में ग्लाइकोजन द्वारा ऊर्जा जमा होती है। दूसरी बात, यूरिया की उत्पत्ति यकृत का कार्य होता है। तो यूरिया की उत्पत्ति यकृत का प्रमुख कार्य है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बात हो चुकी है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।